अस्सलामुअलैकुम बेटा। तो चले बेटा हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा आज हम एक नया यूनिट बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन बेटा यहाँ पे सिलेबस की दूंगा बेटा। हमने मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स को बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। उसमें कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है जेनेटिक्स में, डायहेब्रिड क्लास है, ब्लड ग्रुप है बेटा। उनको मैं कल से बेटा रिकॉर्ड करके आपके एप्लीकेशन में बेटा डालूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने इकोलॉजी में एक यूनिट पढ़ा, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट बेटा। उसको बेटा हमने कंप्लीट किया। साथ साथ में उसके नोट्स मैंने कुछ दिए हैं, लेकिन कुछ नोट्स मैंने नहीं दिया है अभी, उनको भी बेटा मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब हम यूनिट फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को बेटा हम एनसीईआरटी ने बेटा एक्चुअली दो यूनिट्स में डिवाइड किया है। एक इसने जनरल दिया है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा बेटा दिया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये एक बेसिक यूनिट है बेटा, जिसमें आपको नीड में से एक या दो क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन बेटा बहुत वहां पे उसकी वेटेज जो है 4 मार्क्स की है, और बहुत ही एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन छूटना बेटा वहां पे बहुत मायने रखता है। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी अपने सामने रखे और एक एक लाइन जो एनसीईआरटी की है उसको बेटा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है बेटा, इसमें बेटा हमारे पास दो वर्ड्स अभी तक यहां पे है। एक वर्ड हमारे पास यहां तक है, दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम बेटा रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, और दूसरा वर्ड यहां पे हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बेटा ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो पहले बेटा मैं यहां पे ऑर्गेनिज्म को बेटा बाहर निकाल रहा हूं। तो पहले देखेंगे बेटा कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म बेटा हम सिंपली कहते हैं कि ये एक लिविंग एंटिटी है, और ऑर्गेनिज्म्स को बेटा मैं जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। बहुत ही बेसिक से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऑर्गेनिज्म्स को बेटा हम जनरली 3 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर रहे हैं। एक में कह रहा हूं बेटा प्लांट्स, दूसरा में बेटा कह रहा हूं जिनको मैं नाम देता हूं बेटा एनिमल्स, और तीसरा यहां पे है जिनको हम बेटा नाम दे रहे हैं माइक्रोब्स। तो मैंने यहां पे बेटा ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बनाई। अब जितने भी प्लांट्स है, चाहे वो एल्गे होगा, ब्रायोफाइट होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा बेटा, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई भी एनिमल होगा, चाहे वो इनवर्टिब्रेट होगा बेटा, चाहे वो वर्टिब्रेट होगा, तो वो भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी माइक्रोब्स है बेटा, बैक्टीरिया से लेके माइकोप्लाज्मा तक, जितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स बेटा है, ये भी बेटा एक ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अब बात को समझना बेटा, और बेसिक से बिल्डअप प्रोसेस को बेटा अच्छे से सुनना कि हम इसको कैसे बिल्डअप करेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म जो बेटा है, हर एक ऑर्गेनिज्म बेटा इस दुनिया में आता है, और इस दुनिया में आने के बाद बेटा वो कुछ टाइम यहां पे गुजारता है, और उस जो टाइम गुजारने के बाद बेटा इस ऑर्गेनिज्म की फाइनली बेटा एक नेचुरल डेथ होती है। तो मैं कहूंगा बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, हम कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म की बेटा एक बर्थ होती है जब वो इस दुनिया में आता है। उसके बाद हम कहते हैं बेटा, बर्थ होने के बाद बेटा ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, और ये ऑर्गेनिज्म बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे मूवीज देखेगा, ये अपनी सारी जो इसकी मतलब जो ये करना चाहेगा बेटा वो ये करेगा इस दुनिया में आने के बाद। ठीक है, डेवलप हो जाएगा, शादी करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, जो भी इसके पास एक्टिविटीज है बेटा वो सारी एक्टिविटीज करेगा। लेकिन अंत में बेटा एक टाइम आ जाएगा जब इस ऑर्गेनिज्म की बेटा एक नेचुरल डेथ हो जाएगी। इस ऑर्गेनिज्म की बेटा एक नेचुरल डेथ हो जाती है। वो टाइम, समझना मेरी बात, वो टाइम बेटा जो इसने गुजारा, कहां से लेके, बर्थ से लेके कहां तक, जब तक इसकी डेथ हो रही है, उस पीरियड, उस टाइम को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसी को बेटा हम लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं।
तो व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? द पीरियड, ये वो पीरियड है कहां से लेके, फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, इसके बीच में जो पीरियड आता है बेटा, उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पेन। इसको बेटा हम लाइफ स्पेन का नाम देते हैं। अब ये जो लाइफ स्पेन बेटा हमारे पास है, इस लाइफ स्पेन को बेटा मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। समझना मेरी बात, इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर ये लाइन है, बाहर भी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एक मैं कह रहा हूं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लाइफ स्पेन। एक हमारे पास है जिसको हम मैक्सिमम लाइफ स्पेन का नाम देते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। अब सवाल यह बेटा कि मैक्सिमम लाइफ स्पेन हम किसको कहेंगे? सिंपल एग्जांपल से बेटा आपको समझाऊंगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स की एक पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में बेटा, ठीक है। और हम कभी ये सुनते हैं ना बेटा कि इन ह्यूमन बीइंग्स में वो कौन सा आदमी है, वो कौन सा ह्यूमन बीइंग है जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारी है। कोई एक कह रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारी है। फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बीइंग है जिसने 150 इयर्स तक जिंदगी गुजारी है, 175 इयर्स तक। पिछले महीने में देख रहा था चाइना का कोई आदमी है बेटा, वो 200 साल बेटा उसकी जिंदगी उसने जिया है। उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड एज ए मैक्सिमम लाइफ स्पेन। मैक्सिमम लाइफ स्पेन बेटा हम एक स्पीशीज के लिए बेटा निकालते हैं, एक स्पीशीज के लिए बेटा हम मैक्सिमम लाइफ स्पेन देखते हैं। इसी तरह बेटा हम देख सकते हैं जो डॉग है बेटा, और उनमें से सबसे ज्यादा जिंदगी किस डॉग ने जी है, ठीक है, उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड एज मैक्सिमम लाइफ स्पेन। यानी कि एक स्पीशीज में कौन सा इंडिविजुअल वो है जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारी है। दूसरा बेटा यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ स्पेन। दैट इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन। अगर एवरेज लाइफ स्पेन की बात करेंगे बेटा, तो ये हम बेटा पॉपुलेशन के लिए देखते हैं, ये हम बेटा पॉपुलेशन के लिए देखते हैं। और पॉपुलेशन बेटा मैंने पढ़ाई, फॉर एग्जांपल ऐसे सुनिए मेरी बात, जनरली हम कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कांसेप्ट हम कहते हैं जितने भी ह्यूमन बीइंग्स बेटा है ना, हमारा लाइफ एवरेज लाइफ स्पेन जो है हम कहते हैं दैट इज 60 इयर्स, वो 60 इयर्स है, ठीक है बेटा। सारे ह्यूमन बीइंग्स का हम एवरेज लाइफ स्पेन कहते हैं दैट इज 60 इयर्स। तो इसको हम कहेंगे एवरेज लाइफ स्पेन, यानी कि एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स है एवरेज में बेटा वो कितनी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद और एक यहां पे है, उसको हम नाम देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और यहां पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम सिंपली देख रहे हैं बेटा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉपुलेशन अगर हमारे पास होगी या कोई स्पीशीज होगी बेटा, ये इस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कितनी लाइफ बेटा गुजार सकेगा, ठीक है। समझना मेरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना बेटा ये वैरी करती है, इट वैरीज, ये बेटा वैरी करती है, इट वैरीज, ये बात समझना, इट वैरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर जापान में देखेंगे ना बेटा, तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। वहां पे कहते हैं जो इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो 80 इयर्स तक बेटा जी सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखेंगे तो यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा उतनी ज्यादा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा डिपेंड कर रही है हमारे मेडिकल केयर पे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, उसका हैबिटेट कैसा होगा, खाने पीने की चीजें कैसे होंगी, उसका मेडिकल केयर कैसा होगा बेटा, उतनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं बेटा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कह रहे हैं हम कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स बेटा कितने साल तक जी सकेगा, उसको बेटा हम नाम दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये बात हुई थी बेटा यहां पे लाइफ स्पेन की, और लाइफ स्पेन में हमने कहा 3 चीजें हैं, या तो हम कह सकते हैं बेटा एवरेज है, मैक्सिमम है, या तो हम कह के लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब ये जो लाइफ स्पेन बेटा है, लाइफ स्पेन बेटा वैरी करता है, इट वैरीज, ये वैरी करता है बेटा फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बेटा देखेंगे तो उनके लिए बेटा लाइफ स्पेन जो है दैट विल वैरी। फॉर एग्जांपल बेटा एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको यहां पे कोट करेंगे हम बेटा। जो ये लाइफ स्पेन है इट विल वैरी, ये बेटा वैरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम यहां पे बात करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेटा। अगर बेनियान ट्री की बेटा बात करेंगे हम, तो ये बेटा 200 से 500 साल तक बेटा जी सकता है। अगर बेटा हम पैरट की यहां पे बात करेंगे, पैरट की बेटा बात करेंगे, तो पैरट जो है वो बेटा 140 इयर्स तक जी सकता है।
अगर बेटा एक क्रो की हम बात करेंगे तो एक क्रो को अगर देखेंगे बेटा तो वो 20 to 25 डेज ईयर्स तक बेटा जी सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम एक काऊ की बात करेंगे बेटा वो भी 20 to 25 ईयर्स तक जी सकता है, इसका लाइफ स्पेन हो सकता है। अगर बेटा हम एक फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे, एक फ्रूट फ्लाई की बेटा बात करेंगे तो मैक्सिमम ये बेटा 2 वीक्स तक बेटा अपनी जिंदगी गुजार सकता है। समझना मेरी बात बेटा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो लाइफ स्पेन है ये बेटा वैरी करता है फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटा ये सेम नहीं हो सकता है, इट विल वैरी फॉर, ये बेटा वैरी कर सकता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? दूसरी बात बेटा है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि जो लाइफ स्पेन है बेटा, लाइफ स्पेन की बात अगर हम कर रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेटा डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बात को समझना, क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया बेटा पैरट, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने यहां पे लिया क्रू। अगर इन दोनों का देखेंगे ना बेटा, इन दोनों का साइज जो बेटा है दैट इज सेम, साइज सेम है, लेकिन आप देखिए बेटा वेरिएशन कितनी है इनके लाइफ स्पेन में। इनके लाइफ स्पेन में बेटा बहुत सारी वेरिएशन है। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक बेटा क्लियर हुआ? यहां तक बेटा क्लियर हुआ? एनसीईआरटी की एक लाइन में बेटा दिखा रहा हूं, लेकिन गौर से देखना बेटा, ठीक है? तो हम कह रहे हैं साइज पे बेटा ये डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक बात, अगर बेटा हम कहेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म जो बेटा है ना, इसकी डेथ होनी ही होनी है, ये बेटा कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर बी इमोर्टल। इसकी डेथ बेटा सर्टेन है, ये कभी इमोर्टल नहीं हो सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो आया उसकी डेथ बेटा सर्टेन है, ये इमोर्टल नहीं हो सकता है बेटा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या मुझे आप बता सकते हो बेटा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है या वो कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा जो इमोर्टल है? अभी तक आपने बेटा नहीं सुना होगा इमोर्टल भी है कोई ऑर्गेनिज्म जो नहीं मर रहे हैं। क्या कोई बेटा मुझे एग्जांपल दे सकता है कि इमोर्टल कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी डेथ नहीं हो रही है? और मैं पूछूंगा बेटा, मैं यहां पे पूछूंगा, एक मिनट बेटा, हेलो 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 हेलो, और मेरी लाइव क्लास चल रही है, फोन मत कीजिए। हेलो बेटा, तो जल्दी से मुझे बताया बेटा कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इमोर्टल है? वेरी गुड नारुटी, शाबाश। अब बेटा ये भी बताएगा कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो है ये इमोर्टल है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हमें ये देखना है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर इसके पीछे हम रीजन बेटा देखेंगे कि ये बेटा इमोर्टल क्यों है, मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसने 10 दिन गुजारे, इसने 20 दिन गुजारे बेटा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, ये इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है और ये 2 सेल्स में बेटा चेंज हो रहा है। तो ये डिवाइड कर रहा है बेटा और 2 सेल्स बना रहा है। तो यहां पे क्या है बेटा, जब ये ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा ना, तो इमीडिएटली इसमें बेटा रिप्रोडक्शन हो रही है और ये 2 नए इंडिविजुअल्स बनाएगा, ठीक है। अब ये अपनी लाइफ स्पेन जो है वो स्पेंड करेगा, उसके बाद इनमें भी बेटा डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं बेटा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये बेटा हम कह रहे हैं कि ये इमोर्टल है, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है ना बेटा, पेज नंबर 4 का जो पहला पैराग्राफ है बेटा, उसको मैंने बेटा यहां पे क्लियर किया, ठीक है बेटा। अब सुनिए मेरी बात, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में आते हैं अपना लाइफ स्पेन बेटा गुजारते हैं। कॉमन सेंस बात को सोचिए, अगर आपकी मैं बात करूंगा, ठीक है, तो आप अपने लाइफ स्पेन में क्या करोगे? आपकी बर्थ हो जाएगी,
फिर आपकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाएगी, फिर आप बेटा स्कूल जाना चाहते हो, स्कूल जाते हो, फिर आप 8th पास हो जाते हो, उसके बाद आप सोचते हैं अब मेरा फ्यूचर होना चाहिए, अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरा फ्यूचर होना चाहिए। मान लीजिए अब आप सब डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे? फिर आप सोचते हो कि अब मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, अब मैं शादी करूंगा, रिप्रोडक्शन करूंगा, और आप चाहोगे कि मेरे बच्चे या रिप्रोडक्शन करने के बाद बच्चे आ जाए, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना बेटा, इसके दिमाग में फिर यही रहता है कि मैं अपनी प्रोजेनी को बेटा कैसे बढ़ाऊंगा। आने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या करेगा बेटा? ये अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ रहे मेरी बात? और जो ये प्रोजेनी बढ़ाने की कोशिश करेगा बेटा, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से बेटा एक ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बेटा बढ़ाता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, उसी प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। पेज नंबर 5 ऑफ द एनसीईआरटी जो ऊपर लिखा होगा वहां पे बेटा आप देखोगे कि रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन है बेटा। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पेन में बेटा अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा बेटा, तो उसी को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्शन। उसी को बेटा हम रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। और मैं रिप्रोडक्शन को बेटा यहां पे डिफाइन करूंगा बेटा, लिखूंगा बोर्ड पे कि रिप्रोडक्शन अब हम किसको कहेंगे? रिप्रोडक्शन हम कहेंगे ना बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म, मैंने ऑर्गेनिज्म की बात की बेटा। प्लांट भी करेगा अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज, माइक्रोब्स करेंगे, एनिमल्स करेंगे, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, वो अपनी प्रोजेनी बनाएगा। तो हम कह रहे हैं इसीलिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स, जो बेटा ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे रहा है, उसको बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्शन। और अगर पूरी लाइफ में बेटा देखेंगे, एनसीईआरटी की एक लाइन में बेटा बोल रहा हूं यहां पे, अगर आप पूरी लाइफ में बेटा देखेंगे तो हम कहेंगे पूरी लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी, फिर उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, और फिर उस ऑर्गेनिज्म की बेटा नेचुरल डेथ होगी। और जो ये रिप्रोडक्शन है बेटा, इससे होता क्या है? इससे बेटा कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन जो है बेटा वो यहां पे बेटा रहती है। क्वेश्चन पॉइंट 1 पर एमिशन मेलान वारिस, एमिशन क्वेश्चन पॉइंट मेलान वारिस। तो ये यहां पे बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन है कि कंटिन्यू अपने रेस को बेटा वो कैसे कंटिन्यू रखेगा। अब थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। अब कितने ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, ब्रॉडली सोचो बेटा, बिल्डअप प्रोसेस कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए बेटा, जो भी शॉर्टकट लेगा वो फेल हो जाता है। अगर आप लॉन्ग कट लोगे बेटा तो आपकी कामयाबी निश्चित है। आपकी कामयाबी बेटा मैं लिख के दूंगा कि आपकी कामयाबी आ जाएगी, ठीक है। हर एक पैराग्राफ को बायोलॉजी में ऐसे पढ़ना है बेटा, ऐसे पढ़ना है कि अगर आप खाना खाओगे ना उस वक्त भी आपको याद होना चाहिए उस पैराग्राफ में बेटा क्या क्या लिखा था और कैसे मुझे इस प्रोसेस को बिल्डअप करना है। धीरे धीरे जब इस प्रोसेस को बिल्डअप करोगे ना तो सारी चीजें याद रहती है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं ना, जब आपने बिल्डअप प्रोसेस नहीं की, जब आपने कंसेप्ट को बिल्डअप नहीं किया, आपने शॉर्टकट लेना चाहा तो कैसे याद रहेगा? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब समझिए मेरी बात। अब कितने ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर हम देखेंगे, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। प्लांट्स मिल रहे हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, एल्गी से लेके बेटा एंजियोस्पर्म तक। आप देखिए बेटा आपके पास कितने प्लांट्स है, आप देखिए माइक्रोब्स हमारे पास कितने हैं, आप देखिए एनिमल्स कितने हैं, फाइलम देखिए कितने हैं, 13-14 फाइलम्स है बेटा, उनके अंदर कितने क्लासेस है, कितने ऑर्गेनिजम्स है बेटा। ये सारे ऑर्गेनिजम्स बेटा अपनी प्रोजेनी को बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रोजेनी कैसे बढ़ाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्शन। लेकिन अब सवाल यह है बेटा कि जो ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है बेटा, इसके हम दो टाइप्स बनाते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स बेटा अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं। सो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं। और ये जो दो टाइप्स रिप्रोडक्शन के हैं बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शो दीज, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, कुछ एसेक्सुअल दिखाएंगे, कुछ सेक्सुअल दिखाएंगे। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा बेटा कि जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन को बेटा हम दो टाइप्स में बेटा डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
और आज सबका एग्जाम होगा यहां पे। दो टाइप्स में बेटा हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। एक टाइप बेटा हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा टाइप है बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये दो टाइप्स है। Different organisms will show only these two types of the reproduction. One is asexual, another is sexual. पहले बेटा हम सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा डिस्कस करेंगे। इन दो के बीच में पहले बेटा डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है बेटा, पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें सिंगल पैरेंट बेटा पार्टिसिपेट करता है। सिंगल पैरेंट, एक ही पैरेंट बेटा इसमें पार्टिसिपेट करता है। क्या बेटा आप मुझे बता सकते हो ये मिसपर वन से क्या आपको लगता है ऐसा कि दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रॉडली डिस्कस करना है। तो अशा गोबरा बासान एसेक्सुअलस में से zı पेरेंट इस वो हेगना इस Darwinism. कितकड़ है कि zı पेरेंट इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहना zı पेरेंट पार्टिसिपेट। अच्छा इमोशन यस लिखना तम वन में कितकड़ छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में zı पेरेंट करना पार्टिसिपेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमेशा एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पैरेंट, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है। इट इज यूनिपैरेंटल। ये बेटा यूनिपैरेंटल है। आज इसको क्लियर कीजिए बेटा अपनी जगह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लियर कीजिए आप। इट इज यूनिपैरेंटल, इसमें सिंगल पैरेंट यूज होता है। दूसरा पॉइंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या मुझे बेटा बताएगा आप में से कोई कि इनमें गमीट्स बनते हैं या इनमें गमीट्स नहीं बनते हैं? जल्दी बोलिए मुझे, जल्दी मुझे आंसर कीजिए। क्या इसमें गमीट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं? सायरा नजीर नो 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 नो। कॉन्फिडेंस ऑफ अनिशन विदाउट और उर्फी जान वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गमीट्स में और मे नॉट बी फॉर्म। गमीट्स बनेंगे या तो बेटा गमीट्स नहीं बनेंगे, लेकिन याद रखें अगर आप ऐसा कहोगे कि गमीट्स नहीं बन रहे हैं तो गलत कह रहे हो। समझना मेरी बात, इसमें गमीट्स बन भी सकते हैं, या तो बेटा हम कहेंगे कि गमीट्स नहीं बन रहे हैं लेकिन गमीट्स बन भी रहे हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे दूंगा जहां पे गमीट्स बनते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम पार्थेनोजेनेसिस का नाम देते हैं। और ये कंसेप्ट, ये पार्थेनोजेनेसिस का कंसेप्ट बेटा हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी मैं इसको बेटा डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन आप इस पॉइंट को याद रखोगे। और एक एग्जांपल है इसकी, दैट इज एग्जांपल ऑफ द हनी बीज। अगर आप हनी बीज को बेटा पढ़ोगे ज़ूलॉजी में तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा व्हाई मैंने यहां पे क्यों लिखा गमीट्स मे आर मे नॉट बी फॉर्म। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा है, दैट इज यहां पे बेटा कभी भी गमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो हम कहेंगे नो फ्यूजन ऑफ गमीट्स। यहां पे फ्यूजन ऑफ गमीट्स बेटा नहीं होता है, नेवर। अगर बेटा गमीट्स बनेंगे लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां पे अगर गमीट्स नहीं बनेंगे तो उस वक्त तक कॉमन सेंस है ना, उस वक्त फ्यूजन नहीं होगा, तो नो फ्यूजन ऑफ द गमीट्स, फ्यूजन ऑफ द गमीट्स नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, नो मियासिस। नो मियासिस आप देखोगे बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियासिस नहीं होगी बेटा। दैट इज व्हाई मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी में पहले बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ो, फिर पढ़ो सेल साइकिल को। और जो एनसीईआरटी का सेल साइकिल है ना बेटा, वो मतलब इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा उसने लिखा है कि मैं क्या कहूं बेटा। कल मैं एक किसी का लेक्चर सुन रहा था बेटा, यहाँ पे बीसीए में सुन रहा था, तो उसने बेटा बीच में बोला, जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स अगर आपको पता होगा ना बेटा, उसने बोला बाय डिफॉल्ट इनमें बेटा माइटोसिस बाय डिफॉल्ट। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं हो रही है बेटा। अगर वो एनसीईआरटी में माइटोसिस को देखिएगा और माइटोसिस में देखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, लास्ट पैराग्राफ लिखा है माइटोसिस के कंक्लूड करने के बाद, वहां पे पहले ही लाइन दी गई है, इन केस ऑफ द लवर प्लांट्स एंड इन हनी बीज। जो हनी बीज और लवर प्लांट्स है बेटा, उनमें
माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं, या उनमें वहां पे लिखा है कि माइटोसिस से बेटा वहां पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, लेकिन वहां पे माइटोसिस से गैमीट्स बन सकते हैं। समझना मेरी बात। सो एनसीईआरटी पे आपको नजर होनी चाहिए ना, हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे। ये नहीं है कि मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं बस इसी पे मुझे नजर होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ज़ूलॉजी में कहां-कहां पे क्या-क्या लिखा है और वो कहां-कहां पे मैं बेटा इंक्लूड कर सकता हूं। दैट इज व्हाट एक्चुअली द टीचिंग प्रोफेशन इज। लेकिन अब इस टीचिंग प्रोफेशन को बेटा क्या किया गया है, इसको मिटा दिया गया है। तो यहां पे लिखिए बेटा नो मियासिस, यहां पे मियासिस नहीं होती है। समझना मेरी बात। अगर मियासिस नहीं होगी, बहुत ही मतलब ये जो कंटेंट में दे रहा हूं ना आपको, ये बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। जब मियासिस बेटा नहीं होगी ना, तो याद रखिए बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अगर मियासिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकम्बिनेशन नहीं होगी, और अगर रिकम्बिनेशन बेटा नहीं होगी तो बेटा ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज नहीं आएगी, और अगर ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं आएगी तो ऑर्गेनिज्म में बेटा इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आप में से किसी ने इवोल्यूशन को पढ़ा होगा, समझना मेरी बात। जो चेंज एक ऑर्गेनिज्म में आती है, फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है, मेरा भाई है, लेकिन मेरा भाई जो है वो मेरे से मिलता नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है मेरे की। ऑल्दो कि हम एक ही पेरेंट्स से हमने जन्म लिया है, लेकिन हम दो भाई बेटा आपस में नहीं मिल रहे हैं। दैट इज वाई, क्योंकि जब मियासिस होती है ना बेटा, उसके दौरान बेटा क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकम्बिनेशन होती है, जेनेटिक एक्सचेंज, जेनेटिक मेकअप का एक्सचेंज होता है। दैट इज वाई देयर ऑकर्स अ वेरिएशन, फिर एक वेरिएशन आती है, एक चेंज आती है, और उस चेंज से बेटा इवोल्यूशन हो सकती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हो कि मियासिस नहीं हो रही है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, रिकम्बिनेशन नहीं होगी, तो चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें बेटा जो इंडिविजुअल बनेगा, इससे जो इंडिविजुअल बेटा बनेगा, वो इंडिविजुअल बेटा एग्जैक्ट कॉपी होता है, और आई कैन से ये जेरोक्स कॉपी होता है बेटा किसकी? इट इज a Xerox copy of its parent. It is a Xerox copy of its parent. और जो पेरेंट की Xerox कॉपी होता है ना, उसी को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोन। उसी को बेटा हम क्लोन का नाम देते हैं। तो क्लोन्स कैसे बनते हैं बेटा? क्लोन्स बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों बेटा क्लोन्स? अगर क्वेश्चन आएगा, ये क्लोन्स जो है ये हूबहू जेरोक्स कॉपी अपने पेरेंट्स की क्यों होती है? क्योंकि इसमें मियासिस नहीं होती है, रिकम्बिनेशन नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कोई चीज नहीं आएगी, इट विल बिकम द जेरोक्स कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स। और यहां पे बेटा हम इसको नाम देते हैं क्लोन, जो एनसीईआरटी पे बेटा डिस्कस किया गया है। और एक पॉइंट देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, देन इट इज अ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज अ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का बेटा फास्ट मोड है। बहुत ही कम समय में बेटा आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को बेटा प्रोड्यूस कर सकते हो। सो आई कैन से दैट इट इज अ फास्ट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर से कहूंगा, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमीट्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर कोई बोलेगा एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस या होमोनिबीज में देखोगी, लेकिन इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मियासिस बेटा कभी नहीं होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकम्बिनेशन नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा बेटा। जो इंडिविजुअल जो बनेगा बेटा, वो अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी बेटा यहां पे बन जाएगा। क्लियर बेटा? तो क्लोन अगर हम कहेंगे बेटा, क्लोन हम कहते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली, अगर पूरी डेफिनेशन लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकली, और ये बेटा जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बेटा ये सिमिलर होता है। क्लियर बेटा? अब इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें देखना है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। समझ लेना मेरी बात, ठीक है? उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा डिस्कस करेंगे उस टाइम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या क्या होता है, ठीक है? पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब आप देखेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स किस मेथड से बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। पेज नंबर 4 का पहला पैराग्राफ है बेटा, ठीक है? वहां पे लाइफ स्पेन नीचे दिया है, कुछ लाइफ स्पेन आपको खुद लिखने हैं, उनको उनको गूगल से चेक कीजिए बेटा और वहां पे डालिए, क्वेश्चन बेटा उसमें आ सकता है, ठीक है? और पेज नंबर 5 का जो पहला पैराग्राफ है विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बेटा हमने कंप्लीट किया है, ठीक है? लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को अंडरलाइन कीजिए। समझ में आया सब बेटा?